हेलो स्टूडेंट्स, जो इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 39 जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, एक कंपनी का कर्मचारी है। उसकी जो इनकम की सूचनाएं हैं वो दे रखी हैं। क्या क्या है जिसके बारे में? बेसिक पे उसको 20,000 रुपये पर मंथ मिल रही है। महंगाई भत्ता है 50%, किसका? बेसिक पे का। और जो हम टोटल यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे उसका 50% है जो वो रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट किया जाता है। इसका मतलब उसका 50% क्या है जो किस में हमें काउंट करना है? सैलरी के मीनिंग में काउंट करना है, जो सेवा की शर्तों के अनुसार है। इसके बाद है मैरिज अलाउंस मिलता है, उसको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। एजुकेशन अलाउंस की मैक्सिमम जो छूट मिलती है वो 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलती है, लेकिन इसमें इन्होंने 90 की दे रखी है। जब क्वेश्चन में अमाउंट दिया मिल जाए तो हम उतने की ही क्या देंगे? छूट देंगे। इसके बाद है जो बोनस मिल रहा है 1 महीने की सैलरी के बराबर। इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 1200 रुपये पर मंथ। सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई छूट नहीं मिलेगी। प्रोविडेंट फंड में जो अंशदान है वो कितना है? 16%, मतलब कि 4% एक्स्ट्रा। 2020-21 में उन्होंने 2 महीने का जो सैलरी है वो क्या ले ली थी? एडवांस ले ली थी। और 2020-21 की जो इनकम, मतलब कि जो लास्ट ईयर जो इनकम उसने कैलकुलेट की होगी उस टाइम पे उसने क्या कर लिया था? इस पैसे को शामिल कर लिया था। तो 1 महीने की सैलरी 20,000 है इसकी, तो 40,000 रुपये जो पिछली बार है वो क्या दे चुका है? उसके ऊपर टैक्स दे चुका है। इसका मतलब इसको हम इस टाइम पे काउंट नहीं करेंगे सैलरी के अंदर। उसे नियोक्ता का जो किराए से मुफ्त रहने का मकान दिया गया, जहाँ की जनसंख्या कितनी है? 11 लाख रुपए। इसका मतलब सैलरी का 10% लेंगे। 300 रुपये उसको क्या मिलता है? मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। और उसने खर्च किए दवाइयों पे 4,500। ये डजन मैटर, क्योंकि जो मेडिकल अलाउंस है वो फुल टैक्सेबल में आता है। तो देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। इसके अंदर क्या एक नया पॉइंट है। बेसिक पे देखो हम कितनी लेंगे। बेसिक पे जैसे 20,000 रुपये पर मंथ है, कितनी बन रही पूरे साल की? 2,40,000। लेकिन 40,000 रुपये वो एडवांस में ले चुका है, तो हम उसको माइनस करके अब की बार जो इस असेसमेंट ईयर में है, जो 21-22 में प्रीवियस ईयर है, 21-22, 22-23 असेसमेंट ईयर है, उसमें जो टैक्सेबल होगा अमाउंट वो कितना होगा? 2 लाख रुपये होगा सैलरी का। इसके बाद डीए लेंगे। डीए किसका दे रखा है? कि 50% सैलरी का दे रखा है। तो फिर हम टोटल सैलरी काउंट करेंगे। वो तो उसने एडवांस ले ली थी, लेकिन है तो वो इसी साल की ना। डीए तो उसी के बेस पे मिल रहा है। डीए होगा इसका 1,20,000। अब 2 लाख का 50% नहीं करना है, ये किसका करना है? पूरे 2,40 का 50% करना है। इसके बाद मैरिज अलाउंस है फुल टैक्सेबल। एजुकेशन अलाउंस में छूट है 90 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से छूट दी गई है, तो हम वो दे देंगे। वैसे तो 2400 बनती, लेकिन 90 रुपये के हिसाब से 2160 बनेगी। बोनस 1 महीने की सैलरी के बराबर बोल रखे। एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। जो हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो हम सैलरी का यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो 4% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो 16% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा? एक तो रहेगी बेसिक पे 240, क्योंकि वो तो बस उसने एडवांस निकलवाई थी, काउंट तो वो इस साल होगी, बस टैक्सेबल नहीं होगा अमाउंट। सैलरी के बेनिफिट में काउंट किया जाएगा पूरा 240। और जो डीए है वो 50% काउंट किया जाता है किसमें? रिटायरमेंट बेनिफिट में, तो वो लेंगे हम 60,000। तो ये यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो कितना होगा? 3 लाख रुपए सैलरी का मीनिंग निकलेगा। जो मेडिकल अलाउंस है वो भी फुली टैक्सेबल है। रेंट फ्री हाउस के लिए जब हम सैलरी का मीनिंग निकालेंगे तो पूरी 240 क्या आएगी? इसके अंदर बेसिक सैलरी आएगी, डीए आएगा कितना? जो 50% है 60,000 रुपये। और सारे जो टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, जिसमें मैरिज अलाउंस भी, एजुकेशन जो अलाउंस का अमाउंट जो टैक्सेबल वाला है ये भी आएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आएगा, मेडिकल अलाउंस भी आएगा। सारे टोटल मिला के कितनी बनेगी यहाँ पे सैलरी? 3,40,280, जिसका हम रेंट फ्री हाउस के लिए 10% करेंगे, क्योंकि जनसंख्या कितनी है? 11 लाख रुपये, 11 लाख जनसंख्या उस शहर की। तो जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी निकल जाएगी? 4,12,908। अगर टैक्सेबल निकालनी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो इसमें से कितने की? 50,000 की। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस करने के बाद अमाउंट तो यहाँ तो इतना लेंगे, लेकिन सैलरी है जो वो दूसरे पर्पज़ के लिए फुल काउंट की जाएगी उस साल की। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रीमती मोहन रानी दिल्ली के एक निजी कॉलेज की कर्मचारी है जिसकी जो ग्रेड पे दे रखी है 1 जनवरी 2020 से दे रखी है 27,000 सैलरी है। 1,200 रुपये क्या लगता है उस पर इंक्रीमेंट लगता है हर साल। जो इंक्रीमेंट लगेगा वो कब लगेगा 1 जनवरी को। 15,000 रुपये इसको महंगाई भत्ता। 200 रुपये क्या मिलता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। कॉलेज की ओर से उसको एक फर्निश्ड हाउस भी दिया गया लेकिन कॉलेज स्वामी नहीं है। कॉलेज ने पहले खुद किराए पे लिया 6,000 पर मंथ में और 24,000 की लागत का क्या है उसके अंदर फर्नीचर है। छोटी कार दे रखी है जो दोनों पर्पज के लिए यूज होती है। सारा खर्चा कॉलेज करता है। 3 उसको नौकर दे रखे हैं जिनकी इतनी इतनी सैलरी वो भी कॉलेज दे रहा है। प्रोविडेंट फंड में 10% का अंशदान है। 12 से कम है ये टैक्सेबल नहीं होगा और कॉलेज का तो बल्कि 8% है। उसने एम्प्लॉयमेंट टैक्स का जो पैसा चुकाया 500 रुपये। इसकी जो छूट मिलती है सभी कर्मचारियों को लास्ट में मिलेगी ये छूट। और ये मिलेगी कितने की छूट मिलेगी यहाँ पे इसको मैक्सिमम कोई भी कर्मचारी को। ये तो 500 की मिल जाएगी मैक्सिमम छूट। 1 साल में 2,500 तक की मिलती है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना जब हम सैलरी निकालेंगे कि सैलरी उसी महीने की लास्ट डेट को मिलती है या फिर अगले महीने की पहली तारीख को। तो लिखा हुआ है सैलरी है महीने के अगले दिन क्या होती है ड्यू मानी जाती है, मतलब 1 तारीख को ड्यू मानी जाती है। तो जब हम इसकी सैलरी निकालेंगे तो देखो किस तरीके से करेंगे। जनवरी 2020 में 27, अगले जनवरी जो 2021 आएगी उसमें 28,200 जाएगी। इंक्रीमेंट 1,200 का है तो जनवरी में बढ़ी है सैलरी। अगले जनवरी में फिर बढ़ जाएगी 29,400। तो जनवरी की बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी कब 1 फरवरी को फिर मार्च को। हमें तो कब से लेनी है 1 अप्रैल से। जब हम काउंट करेंगे तो 1 अप्रैल को तो मार्च वाली सैलरी मिल रही है यहाँ पे। तो अप्रैल वाली सैलरी कब मिलेगी इसको अगले महीने किसके अंदर मिलेगी अगले महीने 1 मई को मिलेगी। तो हम यहाँ पे 10 महीने की जो सैलरी लेंगे क्योंकि साल तो 1 को शुरू हो गया ना तो 1 को तो उसके खाते में सैलरी आ गई वो भी काउंट होगी जो 1 तारीख को आई है। तो 28,200 है वो 10 महीने की लेंगे। इसके बाद फिर अगली जो 2022 लगेगी उसमें इंक्रीमेंट कब लगेगा 1 को लगेगा। तो फिर वो फरवरी को मिलेगी और मार्च को मिलेगी। 31 मार्च तक का क्या होता है साल होता है। तो 2 महीने की सैलरी है जो वो बढ़ जाएगी वो किसके हिसाब से लेंगे 29,400 के हिसाब से। तो टोटल सैलरी इसकी बनेगी 3,40,800 रुपये। इसके बाद है डीए कितना दिया हुआ 15,000 रुपये पर मंथ। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन हम कर लेंगे हर बार आपको सिखाई है। जब किराए पे लेके खुद कर्म जो नियोक्ता है वो देता है तो हम सैलरी के 15% के साथ उसका क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। पहले हम देखेंगे उसने कितना किराया दिया और सैलरी का 15% कितना बनता है। फर्नीचर भी है तो टोटल बन जाएगी 53,880 रुपये। कार के खर्चे छोटी कार 1,800 रुपये ड्राइवर के 900। 3 उसको सर्वेंट दे रखे हैं तो ग्रोस सैलरी कितनी निकल जाएगी 6,35,280 रुपये। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50 की और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की जो 500 की छूट है वो अगर दे रखी है किसके अंदर क्वेश्चन में तो लास्ट में इसकी सिर्फ छूट देनी है और मैक्सिमम छूट है 1 साल में 2,500 रुपये तक की दे सकते हैं। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है राजीव वाराणसी की एक कंपनी में विक्रय अधिकारी है प्राइवेट कर्मचारी है। इसकी जो बेसिक सैलरी वो कितनी है 25,000 रुपये पर मंथ है। महंगाई भत्ता कितना है बेसिक का 50% है। यातायात भत्ता मिलता है 1,800 रुपये पर मंथ। कार्यालय व घर के जो है बीच की यात्रा हेतु लेकिन ये वैसे ये कोई वो नहीं है मतलब ये टैक्सेबल में आएगा इसका पूरा का पूरा क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कोई ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी तो ये है नहीं। बच्चों की शिक्षा हेतु मिलते हैं 350 रुपये पर मंथ। ट्यूशन फीस पे कितने लगाए डजन मैटर 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से छूट मिल जाएगी। उसमें 100 रुपये इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि छूट ऑलरेडी 90 रुपये दे रखी थी। कंपनी ने फ्री रहने की सुविधा दे रखी है जिसके लिए कंपनी किराया चुकाती है। कंपनी ने 70,000 रुपये किराया चुकाया। 300 दिनों के लिए कार्यालय में मुफ्त भोजन दिया। नाश्ता फ्री होता है सिर्फ भोजन की सुविधा टैक्सेबल होती है वो भी 50 रुपये तक फ्री है। जैसे 60 रुपये लग रहे हैं इसके किसके नाश्ते के और 60 रुपये भोजन के 30 रुपये नाश्ते के। नाश्ता तो फ्री होता है भोजन की सुविधा 50 रुपये तक तो फ्री है सिर्फ 10 रुपये 300 दिन के हिसाब से क्या होगी टैक्सेबल। लैपटॉप की सुविधा फ्री होती है। कार दे रखी है इन्होंने कितनी जो है एक कार है जिसकी कीमत क्या है इसमें 2.5 लाख रुपये 1/8/2021 को। ये सुविधा नहीं है ये ट्रांसफ़र की है 1/8/2021 को ट्रांसफ़र
की गई है प्रीवियस ईयर के अंदर, और कंपनी ने 1/7 2019 को खरीदी थी 5 लाख में। इसकी हमें डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड में उसने वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान किया। देखो यहाँ पे महंगाई भत्ते के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि महंगाई भत्ता है जो वो सैलरी पर्पज के लिए क्या होगा, काउंट होगा। इसके बाद है 10% के रेट से जो ब्याज जमा हुआ 9.5 तक का फ्री होता है। 2021-20 में बकाया वेतन है जिसपे आयकर नहीं लगा हुआ वो मिला, मतलब एरियर मिला है। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें तो एडवांस ले लिया था। अब क्या है कि पिछला मिला नहीं, अब की बार मिला, जिस पे टैक्स नहीं लगा हुआ तो उस पर अब की बार लग जाएगा। अगर पहले लगा हुआ है तो उसको क्या कर दें, माइनस करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। बेसिक पे होगी कितनी, टोटल बन जाएगी 3 लाख रुपए। डीए इसका 50% है 1.5 लाख। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, ट्रांसपोर्ट का एम्प्लॉय नहीं है। एजुकेशन अलाउंस जितना मिला उसमें से 2400 की छूट मिलेगी। रेंट फ्री हाउस है, बहुत बार कैलकुलेट करके बता दिया आप लोगों को, तो देख लेना इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। लंच यहाँ पे कितने दिन का फ्री होगा, 50 रुपये तक फ्री होता है, तो 60 में से हम 50 की छूट देंगे तो 10 रुपये 300 दिन के हिसाब से क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल ये हो जाएंगे। यहाँ पे कितने होंगे, ये 3000 रुपये। इसके बाद है कार की फैसिलिटी। कार की फैसिलिटी निकालनी किस तरीके से है, देखो कार खरीदी थी उसने 1/7 2019 को 5 लाख की उसके मालिक ने, फिर बेच दी कितने दिन बाद उसने ट्रांसफ़र की है, पूरे 2 साल बाद 1/8 2021 को। तो 2 साल का हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। पहले साल का जो कार के ऊपर रेट है वो फिक्स है 20% की, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 1 लाख रुपए, 4 लाख बच गए। फिर अगले साल क्या किस रेट से लगेगा, वही 20% की रेट से कितना हो जाएगा, 4 लाख का 20% 80,000, 3/20 वैल्यू बच गई। और एम्प्लॉय से कितने चार्ज किए हैं, 2.5 लाख रुपए, तो जो 70,000 रुपये है वो क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बच जाएगी, जिसको हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है इसने 3% एक्स्ट्रा, वो निकाल लेंगे। ब्याज भी ज़्यादा कर रखा 0.5%, और एरियर है जो सैलरी का 40,000 रुपये, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि जब ये पैसा बकाया था और इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ। तो टोटल ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी, 6,77,100 रुपये। अगर हमें टैक्सेबल निकालनी है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको दे देंगे। आगे देखो 42 और 43 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नया पॉइंट नहीं है। इसके अंदर जैसे एक तो ये पैसा है जो गत वर्ष में नियोक्ता ने उसे विवाह पर 15,000 रुपये दिए। अगर कैश में कुछ दिया जा रहा है वो टैक्सेबल होता है, कैश में नहीं देना और किसी उसमें आप दे सकते हो। एक पॉइंट क्या है कि गत वर्ष में 2 वर्षों का इसने एम्प्लॉयमेंट टैक्स चुकाया 4,000, 2 सालों का 2,500 रुपये, 1 साल का फ्री होता है 2,500 रुपये तक का, तो 2 साल का 5 तक का फ्री है, तो इसकी 4 की लास्ट में क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। और कोई भी इसके अंदर नया पॉइंट नहीं है। ऐसे ही 43 क्वेश्चन है जिसमें भी कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं है, ये खुद एक बार आप लोग खुद ट्राई करके देखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन है 44 में भी ऐसे ही ग्रेड है जो वो दे रखी है। देखो 1 मार्च 2014 से सैलरी दे रखी है इस व्यक्ति की, किस तरीके से 400 रुपये का इंक्रीमेंट है, जब तक 16,000 नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले मेन तो इसके अंदर सैलरी ही निकालनी पड़ेगी। जो महंगाई भत्ता वो 20% किसका है, बेसिक पे का, बेसिक पे पहले निकालनी पड़ेगी जिसका, फिर आधा है वो किस में, जो रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट किया जाता है, मतलब आधा उसका क्या है फिर डियरनेस पे बन जाएगा। प्रोविडेंट फंड में 12% तक का जो अंशदान है वो फ्री रहेगा। और इसने गत वर्ष में पुत्री के विवाह के लिए प्रोविडेंट फंड में से निकलवाए होंगे पैसे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अमाउंट भी वो निकलवाए उस पर ब्याज दे ना दे वो टैक्सेबल। हमें सिर्फ क्या देखना है, कंट्रीब्यूशन ही देखना है इसके अंदर। जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करें, जो मान्यता प्राप्त की। इसके बाद किराए से मुफ्त रहने के लिए मकान दे रखा है जिसका उचित किराया कितना है, 44,000 रुपये। और इसमें हम यहाँ की क्या देखेंगे, कोलकाता की जनसंख्या देखेंगे, क्योंकि जो मिल है जिस मिल में काम करता है वही ओनर है उसकी, उसे 600 रुपये सवारी भत्ता मिलता है, निजी प्रयोग के लिए टैक्सेबल होगा। चिकित्सा भत्ता भी टैक्सेबल है, नौकर मिला हुआ है, ये भी क्या होगा, अमाउंट टैक्सेबल। इसके बाद ये देखो 1 सितंबर 2021 बीच में, प्रीवियस ईयर के बीच में उसको अर्न लीव की सैलरी मिली है। जो पॉइंट मैंने नेक्स्ट चैप्टर में आया है ना अर्न लीव का, इसको ड्यूरिंग द जॉब मिल गया,
जब वो पैसा आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है ना, तब तो हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं उसकी कि कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा, कितना टैक्सेबल होगा। अब जो ये जितना भी मिला है 20 का 20 सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा ये पैसा। क्यों होगा टैक्सेबल, क्योंकि ड्यूरिंग द जॉब ये पैसा मिला, और ये पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जॉब के दौरान जो भी मिलेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। इसके बाद एक माली एक रसोई की सुविधा दी गई है, जिसके लिए जो मील है वो भुगतान करता है। छोटी कार की सुविधा है, निजी प्रयोग के लिए और कार्यालय के लिए दे रखी है। इसके 2 बच्चे हैं जो नियोक्ता द्वारा चलाए गए शिक्षा संस्थान में पढ़ते हैं। इससे कोई फीस नहीं ली जाती, और पर जो मंथ का किराया वो 600 रुपये, 1000 रुपये तक का फ्री है, तो एजुकेशन फ्री है। इसके बाद हम देखेंगे इसको जो सैलरी मिल रही है, कर योग्य वेतन हमें निकालना है। जो वेतन है महीने के अगले माह की पहली तारीख को दिया है। पहले तो इसमें मेन है जो वो सैलरी ही निकालनी है। देखो 2014 से 8000 रुपये सैलरी है, हर साल 400 बढ़ रही है, तो हमारा तो ये ईयर है ना 21-22 की हमें निकालनी पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत है। तो जैसे जैसे हम हर साल बढ़ाते जाएंगे, 2021 में आके 10,800 होगी, 2022 में कितनी होगी, 11,200 रुपये जो इसकी सैलरी है वो ये बन जाएगी। इसके बाद 1 मार्च 2021 को 10,800 रुपये सैलरी बनी है। मार्च को इंक्रीमेंट लग रहा है इसका, तो मार्च की सैलरी कब मिलेगी, 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से लेके अगले 31 मार्च तक हमें क्या निकालनी है, सैलरी निकालनी है। तो मार्च को जो बढ़ती है सैलरी वो 1 अप्रैल को मिल गई, अगली 1 अप्रैल जो शुरू हुई है 2021, उससे सैलरी कितनी मिल रही है इसको, 10,800 रुपये। इसके बाद हम क्या देखेंगे, 31 मार्च को जो अगला साल ख़त्म होएगा ना, 31 मार्च 2022, उसको सैलरी कितनी मिलेगी, 10,800 ही मिलेगी ना 31 तक, तो क्योंकि 1 मार्च को सैलरी आ लेगी। 1 मार्च को जो बढ़ेगी सैलरी वो तो फिर अगले अप्रैल में मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे 12 के 12 महीने की जो सैलरी है वो कितनी रहेगी, 10,800 रुपये रहेगी, क्योंकि इंक्रीमेंट 1 मार्च को। अगर ये और किसी दिन होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में जनवरी में था, फिर चेंज हो जाता। तो अब देखो 1 मार्च को बढ़ी है वो सैलरी, वो मिलेगी 1 अप्रैल से, और फिर 31 मार्च को फिर साल ख़त्म हो जाता है, अगले 1 अप्रैल से फिर बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी 11,200, तो पूरे साल कितनी मिली, 10,800 के हिसाब से, जो कितनी बनेगी यहाँ पे 1,29,600 रुपये। इसके बाद इसका 50% हम क्या लेंगे, 20% है जो क्या दे रखा है, डीए दे रखा है, कन्वीनियंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, सर्वेंट है, ये सारी फैसिलिटी टैक्सेबल में आती हैं। कुक है, गार्डनर है, और जो कार है 1,800 रुपये पर मंथ। ये सारे पॉइंट पहले आ चुके। अब ये एनकसमेंट ऑफ लीव है, अर्न लीव का पॉइंट जो नेक्स्ट चैप्टर में आता है। ड्यूरिंग द जॉब मिल रहा है तो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्री हाउस आप लोग निकाल लेंगे, बहुत बार निकाल के दिखा रखे हैं। ग्रोस सैलरी जो बनेगी 3,41,000 कितनी बनेगी, 424 रुपये। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर देखते हैं 50,000 की, तो जो टैक्सेबल सैलरी होगी 2,91,424। नेक्स्ट है जो 45 क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो बिल्कुल नया हो। इसमें एक पॉइंट है, बस वो बता देती हूँ। इसमें जो लास्ट में दे रखा है, ये छुट्टियों पे जाता है ये व्यक्ति, 2 माह की पूर्ण वेतन सहित छुट्टी पर जाता है जयपुर, तो उसका सारा खर्चा कौन दे रहा है, स्कूल दे रहा है, जो वो 10,000 रुपये का। तो ये LTC होगा, लिव ट्रैवल कंसेशन है, और लिव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है, फ्री होता है। इसके बाद देखो आगे लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। एक कंपनी मिस्टर एक्स है, दिल्ली में जो कार्य करता है, उसका पैकेज दे रखा है सीधा पूरे साल का 7 लाख का पैकेज है, और जिसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, मतलब क्या क्या सुविधाएं उसको दी गई हैं। सैलरी तो है 3 लाख रुपए, यातायात भत्ता मिलता है कितना, 20,000। अब इसकी भी कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो यातायात ट्रांसपोर्ट का कोई एम्प्लॉय नहीं है। चिकित्सा व्यय की होंगी उसकी पूर्ति कितने की है, 15,000 की। मेडिकल बिल की विशेष भत्ता मिल रहा है इसको कितना, 2 लाख रुपए। मकान किराया भत्ता, HRA निकालना है, HRA निकालना आता है, सभी को सिखा रखा है। कर्मचारी ने 15,000 रुपये मकान किराया दिया,
और 200 रुपये नियोजन कर जो दिया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, उसकी तो छूट मिल जाती है लास्ट में। इसके बाद मान्यता प्राप्त ग्रेजुएटी फंड में जमा हुए हैं, ग्रेजुएटी में जमा हुए हैं इसके ये पैसे, ये इसको मिले नहीं हैं, तो इसका भी ये भी अमाउंट है जो वो अभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो क्या क्या इसको फैसिलिटी दी गई है, हमें इसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे, बेसिक सैलरी है 3 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मेडिकल बिल्स हैं, इनकी भी कोई छूट नहीं मिलेगी, छूट लेना चाहता है टैक्सेबल होगा ये पैसा भी। स्पेशल अलाउंस है, ये भी क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। स्पेशल अलाउंस जैसे बता टैक्सेबल में आता है। इसके बाद जब हम HRA निकालेंगे तो वो वैल्यू नील आएगी। नील क्या मतलब, जो मिल रहा है ना 1,44,000, यही वैल्यू सबसे कम बनेगी। आप निकाल के देखना इसको, तो जितना मिल रहा है सारे की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। और ये पैसा है जो ग्रेजुएटी में जो जमा होता है, ग्रेजुएटी अब जब मिलता है पैसा ग्रेजुएटी का, तब हम देखते हैं कि वो ग्रेजुएटी एक्ट में आता है कि नहीं आता, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कैसे कैलकुलेशन होगी, वो मिलते टाइम देखते हैं। अब तो ये जमा हो रहा है, कुछ नहीं करना इसका। तो ग्रोस सैलरी यहाँ पे कितनी बनेगी, 5,35,000 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की दी जा रही है। प्रोफेशनल टैक्स की जो छूट मिलेगी, ये है ना 200 रुपये पर मंथ क्या करता है, देखो उसमें जमा करवा रहा है, तो पूरे साल के 2400 बनेंगे, 2,500 तक की छूट मिलती है मैक्सिमम। तो प्रोफेशनल टैक्स की जो छूट दे देंगे 2400 रुपये की, 52,400 रुपये की छूट मिलने के बाद जो टैक्सेबल सैलरी निकलेगी 4,82,600 रुपये। मतलब 7 लाख के पैकेज में बाकी छूट में चला जाता है अमाउंट, और इस अमाउंट पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो ये थे टोटल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, सारे मैंने करवा दिए हैं। इनको एक बार सभी करें, इसके बाद आप लोग क्या करें, खुद से सारे एग्जाम्पल ट्राई करें।